तो यार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर ऐसे टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं ना, रसायन विज्ञान के ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले, इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि 95% के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे वो। ठीक है ना। तो आप सभी लोग क्या करना है, आप सभी को अच्छी तरीके से जुड़ना है और लास्ट तक जरूर वीडियो को जुड़े रहना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा पीडीएफ भी इसकी कहाँ मिलेगी। पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से सुनिए हमारी बात को और ध्यान दीजिएगा। वीडियो में जो टॉपिक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा, अगर हम बात करें टॉपिक को आप पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक आपको नए समझ में आया हो, ध्यान दीजिएगा। हेनरी का नियम, पहला टॉपिक हमारा क्या है? हेनरी का नियम। ठीक, पहला टॉपिक ये भी है। और दूसरा टॉपिक आपको हम बताएंगे, दूसरा टॉपिक हम आपको बताएंगे परासरण दाब। क्या? परासरण दाब। ठीक। और तीसरा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा राउल्ट का नियम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउल्ट का नियम। ठीक। तो इन सभी नियमों को डिटेल रूप में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल से, बहुत ही अच्छी तरीके से। बस अभी क्या करना है आपको, बस हमारे साथ जुड़े रहना है अच्छी तरीके से, बस वीडियो को पूरा वॉच करके जाना है। ठीक है ना। और रुके रहना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से हम करवाने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? हेनरी का नियम। हेनरी ने एक नियम दिया था। ठीक। अब उनका नियम क्या है, उनके बारे में समझते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास यही है कि हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी ने क्या नियम दिया था, सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए नियम क्या है, स्थिर ताप पर, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। उन्होंने क्या किया, जो ताप लिया, क्या लिया, ताप को कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया? स्थिर कर दिया। क्या कर दिया? स्थिर कर दिया। और स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। उन्होंने कहा, क्या कहा, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई गैस है। क्या है? कोई मान लीजिए गैस है। ठीक है ना। अब इस गैस को हम क्या कर रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने क्या कर दिया, गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब इसमें हमने कोई गैस डाला। ठीक। इसमें हमने कोई गैस डाला। अब इसमें हमने क्या किया, इस पे ऊपर से दाब दे दिया। क्या दिया? इस पे हमने क्या कर दिया, दाब दे दिया। और ताप को इसमें हमने कांस्टेंट रखा। तो इसमें जितना अधिक दाब देंगे, जितना अधिक दाब देंगे, इस गैस की विलेयता उतना ज़्यादा इसमें अधिक होगी। जितना कम दाब देंगे उतना ही कम इसकी विलेयता होगी। यानी जो गैस की दाब है, यानी जो दाब है क्या होगी, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ध्यान दीजिएगा, यही उन्होंने नियम दिया, यही उन्होंने दिया, यानी कि V इज इक्वल टू K इंटू P, यानी कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अभी देखेंगे हम P क्या है और K क्या है और m क्या है, सारी चीज़ों को अभी समझेंगे। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, m क्या है, m हमारी क्या है, घुली गैस की मात्रा है। ठीक। और P क्या है, साम्य पर गैस का दाब, यानी जब गैस साम्य अवस्था में आ जाएगी उसमें उसका दाब। उसके बाद K क्या है, स्थिरांक है। क्या है? K स्थिरांक है। ठीक है ना। अब देख ले इसी नियम को, अब इसी नियम को क्या डाल्टन ने दिया। डाल्टन ने क्या कहा इस नियम के बारे में, कहा गैस की विलेयता या मोल प्रभाज यक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस का आंशिक दाब P। यानी उन्होंने कहा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। एक्स गैस क्या है, हमने आपको बताया, एक्स गैस क्या है, गैस का आंशिक दाब, यानी गैस का मोल प्रभाज। और P क्या है, गैस का आंशिक दाब। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। ये आपको डायरेक्टली ऐसे ही लिखना है।
आप उसमें अगर थोड़ा और ऐड कर देंगे ना तो आपको एकदम बेहतरीन नंबर देगा एग्जामिनर, ठीक है ना। तब मस्त हो जाएगा, जब आप इस चीज़ को लिख देंगे ना उसमें एग्जाम में तो मस्त हो जाएगा, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से नंबर देगा। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस। P क्या है, गैस का आंशिक दाब है, एक्स गैस क्या है, मोल प्रभाज है, के एच क्या है, हेनरी नियतांक है। तो P अपान एक्स बराबर के इंटू एच यानी हेनरी स्थिरांक आपका हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आया इतना टॉपिक। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान के एच, या यदि के एच बढ़ाएंगे तो एक्स गैस की जो विलेयता होगी क्या होगी, घटेगी। के एच को हटाएंगे तो एक्स गैस की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, एक्स गैस बढ़ाएंगे तो आंशिक दाब ये है, आंशिक दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो आंशिक दाब बढ़ाएंगे तो एक्स गैस भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। यही चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है ना। चलिए चलिए हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं, सीमाओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए हेनरी नियम की सीमाएं क्या हैं, दाब अधिक नहीं होना चाहिए, दाब इसमें और अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम ना हो, ताप क्या हो, स्थिर हो, बहुत कम ना हो, गैस विलायक में बहुत कम विलेय होनी चाहिए, जो गैस है वो विलायक में बहुत कम विलेय होनी चाहिए, और गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और NH3 व HCl गैस C6H6 में बहुत कम घुलनशील होती है। ठीक, जो नोट पॉइंट में देखेंगे NH3 गैस व HCl गैस C6 यानी बेंजीन में बहुत कम घुलनशील होती है। ये दोनों गैसें C6H6 में हेनरी के नियम का पालन करती हैं, ठीक है ना। परंतु NH3 क्या, NH3 व HCl गैसें H2O में अधिक घुलनशील होती हैं, ठीक है ना। ये दोनों पानी में हेनरी के नियम का पालन नहीं करती हैं, जो NH3 और HCl है ये पानी में हेनरी का नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगी। अब चलिए कुछ इनके अनुप्रयोग के बारे में जान लेते हैं। इनका अनुप्रयोग क्या है, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब, इसलिए आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कमजोरी महसूस होती है, इसलिए रोग को एनोक्सिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप अधिक ऊंचाई पर जाएंगे, आप पहाड़ पर चढ़ेंगे तो उस समय क्या होता है कि आपके शरीर के ऊपर क्या होता है, आंशिक दाब यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आपके लिए पहाड़ है, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं आप, इस पहाड़ पर धीरे 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 चढ़ रहे हैं। जब यहाँ पर आप आ गए पहाड़ पर तो ये पृथ्वी का दाब है आपके ऊपर क्या लगेगा, कम लगेगा। जब कम लगेगा तो आपके जो रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन क्या है आप जानते हैं, गैस है, तो वो क्या होगी, कम घुलेगी, इसलिए आपको क्या होगा, कमजोरी महसूस होगी। इस रोग को हम क्या कहेंगे, एनोक्सिया कहते हैं। ठीक, अगला देखेंगे, सोडा वाटर में, किसमें, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद करते हैं। अगर हम सोडा वाटर जैसे आप देखिए उसमें CO2 की मात्रा भरते हैं, जो आपके पेप्सी होता है, कोका कोला होता है, उसमें आप जब खोलेंगे ढक्कन तो बहुत तेज़ी से गैस निकलती है। वो क्या होती है, क्या होती है, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद, इसमें क्या होता है, बहुत उच्च दाब पर इसको बंद करते हैं। ठीक, गहरे समुद्र में गोताखोर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर ले जाते हैं, परंतु दाब अधिक होने के कारण ये गैसें रुधिर में बहुत अधिक घुल जाती हैं, परंतु समुद्र में बाहर आने पर दाब घट जाता है, इसलिए इन गैसों को घुलनशीलता तभी घट जाती है। ध्यान दिया, आप क्या है, आपके पास क्या है, एक समुद्र है, ठीक है। अभी समुद्र में आप नीचे जा रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पहुँच गए, ठीक, आप यहाँ पहुँच गए हैं और इस पानी का दाब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ गया है। जब बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा तब जो ऑक्सीजन की मात्रा आपके रुधिर में बहुत ज़्यादा घुल जाएगी, बहुत ज़्यादा घुल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घुल जाएगी, और जब आप अचानक से ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा दाब। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके शरीर का संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो उसी संतुलन को बनाने के लिए हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का क्या ले जाते हैं, सिलेंडर ले जाते हैं। इसलिए क्या होता है, इनके बुलबुले खून के अंदर बन जाते हैं और एक भयानक दर्द होता है जिसे गांठे कहते हैं। इसलिए गोताखोर सिलेंडर में N2O2 व HE गैस लेकर जाते हैं, जिससे इनकी रुधिर में घुलनशीलता कम रहती है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं।
अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं परासरण, जिसे आप क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए परासरण को पढ़ते हैं। परासरण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो परासरण क्या होता है, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन को, यानी ऐसे हम विलयन लेंगे जिसकी सांद्रता क्या होगी, अलग अलग होगी। सांद्रता बोले तो अगर मैं आपको कहूँ तो जो उसकी सांद्रता मतलब जो उसके बहने का गुण है, जो उसमें अणुओं की मात्रा है, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। एक में ज़्यादा होगी या एक में कम होगी, इस तरीके से विलयन लेंगे, ठीक। तो किसी एसपीएम द्वारा यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस गति को ही परासरण कहते हैं, ठीक। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, एक सांद्रता वाला इधर आपका विलयन है, एक सांद्रता वाला इधर विलयन है, ठीक। जब इसको एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो जो तनु विलयन है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं, जो जल के कण है, ठीक। इस गति को ही परासरण कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ परासरण के प्रकार की बात करेंगे तो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। अंतः परासरण की बात करेंगे, जैसे आप अंतः परासरण में कैसे होगा, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे किशमिश, आप अंगूर है, आपके पास अंगूर है, ठीक। अंगूर है तो अंगूर में से हम क्या कर रहे हैं, अंगूर में हम क्या कर देंगे, अंगूर को हम क्या कर देंगे, जल में डाल देंगे। जब जल में डाल देंगे तो वो फूल करके इस तरीके से बड़ा सा साइज का हो जाएगा। किशमिश जिसे आप क्या कहते हैं, किशमिश कहते हैं, किशमिश को हम क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, वो बड़ा सा फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतः परासरण कहेंगे, क्योंकि पानी क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है उसके, ठीक। अब हम बात करते हैं बाह्य परासरण की। तो अंगूर के क्या करेंगे, अंगूर के दाने को हम घाम धूप में रख देंगे तो उससे उसके अंदर से जो पानी हम निकाल रहे हैं ना, वहाँ पर क्या होगा, बाह्य परासरण होगा, ठीक है ना। परासरण के बाद अब आता है आपके पास टॉपिक परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है, जब किसी विलयन को शुद्ध विलायक के साथ, किसके साथ, शुद्ध विलायक के साथ एसपीएम द्वारा यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, ठीक, पृथक करके रखा जाता है तो परासरण की क्रिया विलायक की ओर होने लगती है। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये विलयन है, ये शुद्ध जल है, ठीक। शुद्ध जल से किसकी ओर होने लगेगी, विलयन की ओर, विलायक की ओर होने लगेगी। तनु से सांद्र की ओर होने लगती है जब इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि रखा जाता है तो यहाँ क्रिया क्या होती है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की होने लगती है। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, दाब को बढ़ाते हैं, दाब के द्वारा ही इसको हम नियंत्रण करते हैं। यानी इतना ज़्यादा दाब देंगे कि ये जो तनु वाला विलयन है सांद्र की ओर एक निश्चित मात्रा में जाए, ठीक। तो वहाँ पर क्या होगा, इस दाब को ही क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर बाहर से जितना अधिक दाब लगाया जाता है उसे उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं, ठीक। परासरण दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, ठीक। ध्यान दीजिएगा, परासरण दाब के नियम कौन कौन से हैं, ठीक। तो चलिए नियम पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको पढ़ते हैं। वांट हाफ ने तनु विलयनों के लिए सिद्धांत दिया जिसके अनुसार तनु विलयन में विलेय के कण गैस के कणों की तरह व्यवहार करते हैं। अतः उन्होंने तनु विलयनों के लिए निम्न नियम दिए। पहला नियम उन्होंने दिया बॉयल का वांट हाफ नियम। क्या दिया, बॉयल का वांट हाफ नियम। उन्होंने इस नियम में क्या बताया कि स्थिर ताप पर ताप उन्होंने क्या लिया, स्थिर लिया, ठीक। किसी तनु विलयन का परासरण दाब P या पाई, इसे क्या कहेंगे, P या पाई उसकी सांद्रता के समानुपाती होगा। जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी उसका परासरण दाब उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक। अगला चार्ल्स के वांट हाफ नियम की बात करेंगे। चार्ल्स के वांट हाफ नियम क्या है, तो स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके परमताप के समानुपाती होगा, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक। ये 2 नियम उन्होंने दिया, ठीक है ना। चलिए आगे और आपको चर्चा करते हैं। अगला हमारा सबसे प्यारा सा टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने क्या है, राउल्ट का नियम।
क्या है? राउल्ट का नियम। द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम यानी राउल्ट्स लॉ ऑफ लिक्विड लिक्विड्स सॉल्यूशंस। ठीक, तो क्या हो जाएगा? किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। कहने का मतलब, इसको ध्यान से समझेंगे और अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे भी। क्या कहना? देखिए क्या कर रहा है, किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन के, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, द्रव द्रव विलयन है। जैसे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारे पास एक क्या है, विलयन है, द्रव द्रव विलयन है। द्रव द्रव मतलब जैसे दोनों लिक्विड हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, H2O आपका एक हो गया, ठीक, H2O हो गया। और जैसे आपका क्या हो गया, KO, जिसे आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कह दिया कि आपके पास एक HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो ये आपके पास दो विलयन हो गए जो दोनों तरल में हैं, दोनों द्रव हैं। ठीक, तो किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, यानी इसका जितना मोल प्रभाज होगा, ठीक, मोल प्रभाज जितना होगा वो इस घटक के आंशिक दाब के, यानी कोई भी आप किसी का भी ले लीजिए आंशिक दाब, इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। इसको समझते हैं। माना घटक ए का आंशिक दाब PA, मान लीजिए इसका आंशिक दाब PA और इसका आंशिक दाब PB। ठीक, और मान लेते घटक एक का मोल प्रभाज XA और घटक बी का मोल प्रभाज XB। ठीक, इतना हमने माना। तो यहाँ पर राउल्ट के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PB या PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB या PA बराबर PA नॉट इंटू XA। ठीक, पहला तो आपका ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा PB इज नॉट इंटू XB, दूसरा आपका ये हो जाएगा, जहाँ PA नाट क्या हो जाएगा, द्रव A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, PB नाट क्या हो जाएगा, द्रव B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए है। राउल्ट के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे तो केवल अतितनु विलयनों पर ही कार्य करता है। ठीक, NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए। मतलब कि जैसे आप नॉर्मल टेम्परेचर अगर आपके पास है तो दोनों क्या होंगे, अवाष्पशील होने चाहिए। विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। तो ये आपके राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आप टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आते तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।